डायबिटीज लेसन्स 1 से 3 पर पहले जा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारे पेरेंट्स ने बताया कि मैम गुजराती समझ नहीं आ रही है, तो प्लीज़ हिंदी में इसको एक बार बनाइए। मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, बट आई ट्राई माई बेस्ट। तो ये जो सेशन है ये हमारा है, बीमारी के दौरान हमारे बच्चे का ध्यान कैसे रखना है। राइट। अब बीमारियां डायबिटीज को कैसे अफेक्ट कर सकती है, हमारा बच्चे को अगर टाइप 1 डायबिटीज है तो अलग अलग बीमारियों से क्या असर हो सकता है। सबसे पहले और सबसे कॉमन जो होती है वो वायरल इलनेसेस होती है। वायरल इलनेसेस मतलब ये जनरली कम ड्यूरेशन की होती है, शॉर्ट लास्टिंग होती है। ये जनरली पहले दिन बच्चे को काफी तेज बुखार आता है और फिर दूसरे तीसरे दिन वो ठीक होने लगता है। कई बार ठीक होते समय कुछ दाने निकल आते हैं, रैशेस निकल आते हैं। बहुत बार साथ में सर्दी खांसी वगैरह होते हैं। कई बार 2-3 दिन में बुखार उतर जाने के बाद भी सर्दी खांसी बहुत ज्यादा लंबा चलता है। राइट। तो ये जो होता है ये जो एकदम से जल्दी से, जो पहले दिन का फीवर होता है ये शुगर्स को एकदम से बढ़ा देता है, एकदम से स्पाइक करता है, क्योंकि ये इमीडिएट हाई लेवल का स्ट्रेस देता है। राइट। जबकि जब जीआई सिस्टम के इलनेसेस होते हैं, जीआई सिस्टम के इलनेसेस मतलब हमारी आंतियों को जब अफेक्ट होता है, या तो ऊपर के हिस्से मतलब स्टमक, ये फूड पॉइजनिंग वगैरह जिसमें वॉमिटिंग ज्यादा प्रोमिनेंटली होता है बच्चे को, या तो फिर नीचे जैसे डायरिया वगैरह, दस्त वगैरह ज्यादा होता है, जब छोटी और बड़ी आंत असर उस पर असर होता है, तब जनरली क्या होता है कि या तो बच्चा उल्टी कर रहा है या तो उसको ज्यादा दस्त हो रखे हैं, जिसकी वजह से अ, उसकी जो आंती है उसके अंदर की, उस पे दीवार जो है उस पे काफी ज्यादा सूजन आ जाती है। और सूजन की वजह से इवन इफ बच्चा खाना खा रहा है, बच्चा कुछ ले भी रहा है, तो भी वो उसके मतलब उसका डाइजेशन और उसका जो अब्जॉर्प्शन होना चाहिए, मतलब जो शुगर बच्चा ले रहा है वो खून तक पहुंचने में दिक्कत आ जाती है। तो जबकि जनरली जब जीआई सिस्टम की बीमारियां होती है, डायरिया वगैरह जब होता है, तो लो जाने की रिस्क थोड़ी सी ज्यादा रहती है। सिमिलरली जो लंबे ड्यूरेशन के जो इलनेसेस है, जैसे टाइफॉइड है, ट्यूबरकुलोसिस है, टीबी, तो इनमें जनरल बच्चे का जो भूख है, जो एपेटाइट है, वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से ओवरऑल सारे इंसुलिन की रिक्वायरमेंट कम हो सकती है। ना कि सिर्फ दिन के इंसुलिन की, बट रात के इंसुलिन की रिक्वायरमेंट भी, हमारी जो बैकग्राउंड इंसुलिन जो है, हमारा जो बेसल इंसुलिन जिसको हम बोलते हैं, उसकी जरूरत भी कम हो सकती है। जिन बीमारियों की वजह से हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है, जैसे डेंगू है, बहुत ज्यादा सीवियर मलेरिया है, टाइफॉइड है, ये सारी कंडीशंस में कई बार बच्चों को एडमिशन की जरूरत लग जाती है। और एडमिशन के दौरान उसका जो डायबिटीज मैनेजमेंट है वो काफी ज्यादा बदल जाता है, क्योंकि वहाँ पे डॉक्टर्स और नर्सेस टेक ओवर कर लेते हैं उसका शुगर चेक करना, कीटोन्स को मैनेज करना, ये सब कुछ। सर्जिकल इलनेसेस जैसे अपेंडिक्स है, जैसे कोई दांत में कुछ परू भरा हुआ है, उसकी वजह से बच्चे को ऑपरेशन करने की जरूरत है, जैसे छोटे मोटे सर्जरीज जैसे खतना करना है, या बहुत बारी इनके लिए बच्चे एडमिट होते हैं। और ये कई बार सिर्फ डे केयर प्रोसीजर होती है, एक दिन में सुबह में प्रोसीजर होती है, ऑपरेशन होता है, रात को छुट्टी मिल जाती है। कई बार ये लंबी भी चलती है, कई बार ये अलग अलग सिस्टम को अफेक्ट करती है। तो इनकी वजह से भी शुगर में ऊपर नीचे आना बहुत ही ज्यादा कॉमन है। और इसके लिए भी हमें स्पेशल केयर लेना पड़ता है। एक मैसेज ये है इसके ऊपर कि जब भी बच्चे को कोई भी कारण की वजह से एडमिशन की जरूरत पड़ती है या हॉस्पिटल या ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है, तो आपकी डायबिटीज के डॉक्टर को बिल्कुल इन्फॉर्म करें कि बच्चे को एडमिट कर रहे हैं। तो वो जहाँ जो भी डॉक्टर है वहाँ के, उनसे एक बार बात करके डायबिटीज को कैसे मैनेज करना है उसको, उससे उसके बारे में वो लोग बात कर सकते हैं। रिकवरी होना, कोई भी कंडीशन में से बच्चा जब बाहर आ रहा है, रिकवर हो रहा है, वो भी एक अलग प्रकार का चैलेंज होता है। क्योंकि से फॉर एग्जाम्पल बच्चे को दस्त हो रखे थे, अभी बच्चा बेटर हो रहा है, तो अब उसको जो भूख नहीं लगी थी उस दौरान, या बीमारी के दौरान बच्चे ने जो भी वेट लॉस किया है, अब बॉडी को वो रिकवर करना है, तो सडनली बच्चे का भूख बढ़ता है, अब बच्चा बेटर फील कर रहा है, तो जो खेलना नहीं हो रहा था वो खेलना हो रहा है। तो रिकवरी के दौरान भी इंसुलिन रिक्वायरमेंट बहुत अप एंड डाउन होते हैं। तो उसको भी हमें केयरफुल शुगर चेक करके इसको मैनेज करना है। ठीक है। ये जरूर समझना जरूरी है कि जिन बच्चों का ओवरऑल डायबिटीज कंट्रोल अच्छा नहीं होता है, जैसे अगर कोई बच्चे की शुगर ज्यादातर 200-300 आते रहते हैं, शुगर HbA1c 9-10 से ऊपर ही रहता है, तो ये बच्चे का ऑलरेडी बॉडी थोड़ा सा एक कमी महसूस कर रहा है इंसुलिन की। तो ऐसे सिचुएशन में जब भी ये बीमारियों का स्ट्रेस आता है, तो ये एकदम से कीटोन आने की चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं। जिन बच्चों की शुगर्स बहुत अच्छे रहते हैं,
HbA1c 7-8% से हमेशा नीचे रहता है, उन बच्चों में बीमारियां आके रूटीन जैसे आके चली जाती है। ये डायबिटीज को इतना अफेक्ट नहीं करती है जितना अगर हमारा कंट्रोल अच्छा नहीं है तो करती है, राइट। तो ये बहुत जरूरी है कि हमारा ओवरऑल बेसलाइन जो डायबिटीज कंट्रोल है डे टू डे लाइफ में जो हम कंट्रोल करते हैं वो बहुत अच्छा रहे। उसके हम बेसिक जो पिलर्स है हमारे, शुगर चेकिंग, इंसुलिन, खाना, फिजिकल एक्टिविटी, इनको हम प्रॉपर फॉलो करते रहे, ताकि जब भी बीमारी आए तो बच्चे को डायबिटीज की वजह से हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत ना पड़े, राइट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि हम डॉक्टर चाहे है या नहीं है, अगर हम पेरेंट हैं जिनको टाइप 1 डायबिटीज का जिनके बच्चे को टाइप 1 डायबिटीज है, या अगर हमें खुद टाइप 1 डायबिटीज है, तो हमें ये मालूम ही होना चाहिए कि कीटोन्स क्या है, ठीक है। अब कीटोन्स क्या है, अगर सिंपल लैंग्वेज में हम समझने की कोशिश करें तो जैसे भी हम जब भी कुछ काम करते हैं, हमारा बॉडी जनरली क्या यूज करता है, ग्लूकोज को यूज करता है, ठीक है। अगर बॉडी के पास ग्लूकोज नहीं है यूज करने के लिए, समझो खून में ही नहीं है, बच्चा लो शुगर में है, या तो ग्लूकोज है पर इंसुलिन नहीं है चाहिए उतना, ताकि जो खून में से शुगर को लेके सारे ऑर्गन्स को दे सके, तो अब ग्लूकोज नहीं है बॉडी के पास यूज करने के लिए, तो बॉडी उसके वैकल्पिक स्रोत के लिए देखता है, अल्टरनेट एनर्जी सोर्स के लिए वो देखता है ये। तो उस टाइम पे बॉडी फैट को तोड़ना शुरू करता है, फैट को ब्रेक डाउन करता है। अब फैट ब्रेक डाउन करने की वजह से कीटोन्स बनते हैं, ठीक है। सो आइडियली कीटोन बॉडी में नॉर्मली बनने ही चाहिए। अगर मेरा बच्चा 24 घंटे कुछ भी नहीं खा रहा है तो बॉडी में कीटोन बनने चाहिए, क्योंकि हम बॉडी को एनर्जी चाहिए, तो ये बैकअप सोर्स है एनर्जी का, ठीक है। बट जब ये बहुत ज्यादा कीटोन जमा हो जाते हैं तो ये इनको हम डायबिटिक कीटो एसिडोसिस बोलते हैं। अब डायबिटिक कीटो एसिडोसिस ये थोड़ी सी सिवियर या सीरियस कंडीशन है। अगर बहुत ज्यादा कीटोन्स बढ़ जाए तो ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है, ठीक है। तो अगर कीटोन कब होंगे, कीटोन तभी होंगे जब बॉडी के पास ग्लूकोज नहीं है यूज करने के लिए। बॉडी के पास ग्लूकोज ना होने के क्या क्या रीजन हो सकते हैं, एक तो लो ब्लड शुगर मतलब हाइपोग्लाइसीमिया, अगर शुगर लो है तो कीटोन बन सकते हैं। या तो खून में 300-400 शुगर है पर हमारे पास इनफ इंसुलिन नहीं है, हमने सही से इंसुलिन नहीं लगाया, तो वो सारा शुगर खून में ही रहेगा, वो सारा ग्लूकोज खून में ही रहेगा, वो बॉडी यूज नहीं कर पाएगा, क्योंकि यूज करने के लिए तो इंसुलिन की जरूरत है। तो कितना भी शुगर खून में है, अगर इंसुलिन नहीं है बॉडी उसको नहीं यूज कर पाएगा, और बॉडी कंपलसरी फैट ब्रेक डाउन करेगा और कीटोन्स को बनाएगा, ठीक है। चाहे तो इसको 2 बार सुनिए, पर कीटोन्स क्या है ये हमें मालूम ही होना चाहिए, ठीक है। अब जब बहुत ज्यादा कीटोन्स बढ़ जाते हैं बॉडी में तो उसके क्या लक्षण होते हैं, क्या सिम्टम्स आते हैं, ताकि हमें पता चले कि कीटोन हो सकते हैं। एक तो ज्यादातर कीटोन्स आते हैं बहुत ज्यादा हाई शुगर के साथ, ठीक है। तो हाई शुगर के जो सिम्टम्स है, जो लक्षण है, जैसे बार बार पेशाब होना, प्यास ज्यादा लगना, बहुत ज्यादा सूखा मुंह लगना, सर दुखना, ये सारे जो लक्षण है, ये सारे हाई ग्लूकोज के जो लक्षण है वो तो होते ही हैं। और साथ में कीटोन्स की वजह से नोशिया एंड वॉमिटिंग, नोशिया एंड वॉमिटिंग मतलब उबका और उल्टी, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लक्षण है। हम जनरली डॉक्टर्स ये बोलते हैं कि अगर हमारे बच्चे को टाइप 1 डायबिटीज है और अगर हमारे बच्चे को उबका या उल्टी हो रहा है, तो दैट मीन्स कि कीटोन है, ऐसा समझ के ही काम करना, राइट। अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज इट इज कीटोन्स, ठीक है। तो एक ये इंपॉर्टेंट लक्षण है। बहुत थकान महसूस होना, हाई शुगर की वजह से थकान होती है, कीटोन्स आ जाने की वजह से वो थकान में और बढ़ावा हो जाता है। पेट में दुखना, ये भी बहुत स्पेसिफिक लक्षण है कीटोन का। फास्ट और डीप ब्रीदिंग, ये क्या होता है, जब भी कीटोन आते हैं, ज्यादातर पेरेंट्स ने पहली बार जब बच्चे को कीटो एसिडोसिस होता है, जब पहली बार निदान होता है, तो आपको पता होगा कि बहुत ज्यादा फास्ट ब्रीदिंग होता है, पर वो बहुत डीप होता है। जनरली न्यूमोनिया या कोई जैसे फेफड़ों में कुछ इन्फेक्शन लग जाए तो वो जो ब्रीदिंग होती है ना, उसमें बच्चा फास्ट करता है पर इतना डीप नहीं होता, बस शैलो ऐसे ऐसे ब्रीथ करता है, और उसके पसलियों के बीच में जो जगह है उसमें खड्डे पड़ते हैं, क्योंकि बहुत एफर्ट लग रहा है। इसमें जनरली खड्डे वड्डे नहीं पड़ रहे होते, बस बच्चा बैठे बैठे बस फास्ट ब्रीथ कर रहा होता है, राइट। फ्रूटी ओडर फ्रॉम ब्रेथ, ये बहुत टिपिकल स्मेल होती है कीटोन्स की, जिसमें अगर आप जैसे नेल पॉलिश का जो रिमूवर आता है उसमें भी कीटोन्स होते हैं, तो वो कीटोन से बनता है, तो वैसा स्मेल बच्चे के सांस से आ सकता है, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा कीटोन बढ़ जाए तो अब बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूजन में, उसको समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है, ज्यादा ज्यादा सोते रहेगा, या
कई बार वो बच्चा अनकॉन्शियस भी हो सकता है, इसको हम डायबिटिक कोमा बोलते हैं, राइट। ये याद रखिए कि एक स्टेज से बाद कीटो एसिडोसिस को अगर हम करेक्ट ना करें तो ये बहुत ही जल्दी आगे बढ़ सकता है। तो इसके लिए हमें, अगर हम बच्चा हमारा घर पे है और बीमार है, तो कीटोन्स चेक करना और उसको कंट्रोल में लेना हमारे लिए बहुत जरूरी है, वरना ये 100% हमें एडमिशन की तरफ लेके जाएगा। ठीक है, कीटोन्स कैसे चेक करना है, तो ये हमेशा घर पे कीटोन चेक करना हमें आना चाहिए। और हमारी जो डायबिटीज की किट है, जिसमें हमारा ग्लूकोमीटर है, इंसुलिन है, सारे स्ट्रिप्स है, इसमें हमारा कीटोन चेक करने का जो भी साधन हमारे पास है वो भी होना ही चाहिए। अगर हम कहीं पे भी ट्रैवल कर रहे हैं, बच्चा कहीं जा रहा है, तो भी हमेशा उसके पास कीटोन चेक करने का सामान होना चाहिए, राइट। तो अब कैसे चेक करना है, दो तरीके हैं कीटोन को चेक करने के लिए। एक जो हम यूरिन में चेक करते हैं, यूरिन में जब हम कीटोन चेक करते हैं तो इस प्रकार की हम कीटो डायस्टिक्स यूज करते हैं, राइट। इसको बोलते हैं कीटो डायस्टिक्स, ठीक है। ये सबसे जैसे बोल सकते हैं कि चीप तरीका है, मतलब जिसमें इसकी कीमत इतनी ज्यादा नहीं है, ये लगभग 200 से 300 रुपए की मिलती है। और इसमें ये ऐसी प्रकार की स्ट्रिप आती है, ठीक है। इस बॉटल के अंदर इस प्रकार की एक पट्टी आती है, ये पट्टी में दो बॉक्स बने हुए होते हैं, राइट। एक एकदम हल्का ऐसे बहुत हल्का ब्लू जैसे कलर का होता है, एक हल्का पिंक या स्किन कलर जैसे होता है। जब बच्चा यूरिन पास कर रहा है तो उसके सामने वो लेके जाके तुरंत हटा देना है, इसको ज्यादा डिप नहीं करना है, ज्यादा भिगोना नहीं है इसको। जस्ट एक यूरिन का ड्रॉप आए तो ले लेना है, झटक देना है ताकि ज्यादा एक्स्ट्रा यूरिन उसमें से निकल जाए, राइट। और इसको 30 सेकेंड्स के बाद रीड करना होता है। अब हम ये याद रखेंगे कि ये ऊपर का बॉक्स जो है ना, ये हमारे कुछ ज्यादा काम का नहीं है, क्योंकि ये यूरिन में शुगर चेक करता है, ग्लूकोज चेक करता है। हम ऑलरेडी ब्लड में काफी बार शुगर चेक कर रहे हैं, हमें यूरिन ग्लूकोज का भी कोई काम नहीं है, हमें काम है इसका। ये जो नीचे वाला जो बॉक्स है, जिसका रंग इसके जैसा होता है, हमें ये देखना है कि इसका रंग बदल के कौन से वाले बॉक्स में मैच हो रहा है। जैसे ये बच्चे का जो है वो चौथे वाले बॉक्स में मैच हो रहा है, तो इस सिंपल रखने के लिए उसको हम 1 2 3 4 5 ऐसे बोल सकते हैं, 0 1 2 3 4 5, सो दैट हमें अगर आपको इन्फॉर्म भी करना है आपके डॉक्टर को तो भी इजी पड़ता है कि ये 4 नंबर पे बच्चे का कीटोन आया है, राइट। ओके। दूसरा तरीका है कीटोमीटर यूज करने का, जो खून में कीटोन नापता है। अब यूरिन में कीटोन मापने से बेटर है कि हम खून में कीटोन मापे, क्योंकि वो उसी टाइम का हमें आइडिया देता है, जबकि यूरिन जो है वो 3 4 घंटे का कलेक्ट हुआ यूरिन है, तो वो पूरे 3 4 घंटे का आइडिया अगर हमें देता है। सो ब्लड कीटोन जो है, इसके मतलब और भी कुछ बेनिफिट्स है हमारे मेडिकल टर्म्स में, बट इट इज इम्पोर्टेंट कि अगर हमारे पास ब्लड कीटोमीटर है तो ये हमेशा बेटर है, पर ये थोड़ा सा कॉस्टली भी है, इसकी कीमत थोड़ी सी ज्यादा है। अगर हम कीटोमीटर लेने का सोचते हैं तो सबसे बेटर इन्वेस्टमेंट है ये हमारा लिब्रे का। आपको पता होगा कि हम लोग बच्चों में सेंसर यूज करते हैं, है ना, लिब्रे सेंसर, तो उसका ये जो रीडर आता है, ये सबसे बेटर चीज है करने के लिए, क्योंकि ये लोग कीटोन के लिए एक स्लॉट देते हैं, इसमें हम शुगर भी चेक कर सकते हैं, अगर शुगर का स्ट्रिप डाले तो ग्लूकोज का, और कीटोन भी चेक कर सकते हैं। और दूसरा आता है फ्री स्टाइल का ही कीटोमीटर अलग से आता है, जिसके लिए आपको कीटोन की ऐसी स्ट्रिप लगती है, ठीक है। अब इसमें जो नंबर आते हैं ये मिलीमोल पर लीटर में आते हैं, बट उसमें कुछ ऐसे नंबर्स दिखते हैं, तो इसको भी हमने डिवाइड कर रखा है। अगर 0.6 से नीचे है तो ये हमारा नेगेटिव है, 0.6 टू 0.9 1, फिर 1.5 तक 2, फिर 3 तक 3, 3 to 7 अगर है तो 4, 7 से भी ऊपर है तो 5, ठीक है। तो ये जो बॉक्स है ये हमारा रेफरेंस जैसा बन जाएगा हमारे लिए कि कहाँ तक कीटोन्स बच्चे को है, ठीक है। अब कीटोन चेक करना तो हमें आ गया, अब हमें क्या ध्यान रखना है अगर हमारा बच्चा बीमार है तब, राइट। ये बिल्कुल बेसिक रूल्स है, जो हमें, ये नियम है जो हमें फॉलो करने हैं जब भी हमारा बच्चा बीमार है। देखो, अगर बच्चा बीमार है तो उसका शुगर ऊपर या नीचे जाने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। बच्चा का बॉडी स्ट्रेस में है, स्ट्रेस के सामने लड़ने वाले हार्मोन बढ़ जाते हैं, तो शुगर उसकी वजह से, अगर बच्चे ने कुछ भी नहीं खाया है फिर भी बढ़ जाती है। या तो अगर 10 ऐसा कुछ बीमारियां हुई है तो लो शुगर के चांसेस बढ़ जाते हैं, राइट। तो इट इज इम्पोर्टेंट कि हम बार बार ब्लड शुगर को चेक करें, ताकि ये समझ पाए कि ऊपर नीचे कैसे हो रहा है। तो हर 1 से 4 घंटे पर, डिपेंडिंग ऑन कि किस प्रकार का बीमारी है, अगर बच्चा बहुत ज्यादा बीमार है तो हर घंटे, अगर हल्का कुछ चल रहा है, सर्दी खांसी ऐसा, तो हर 2 से 3 घंटे में भी कर सकते हैं, ठीक है।
अगर इस टाइम पे हम सेंसर यूज कर पाए, कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटर CGM, तो ये सबसे बढ़िया है। ठीक है, कीटोन्स चेक करने हैं जब भी बच्चा बीमार है, लाइटेस्ट हिंट ऑफ बीमारी की भाई बीमारी का कुछ भी हिंट हमें मिल रहा है कि बच्चा ठीक नहीं है, तो कीटोन्स चेक करना ही है। हर 3 से 4 घंटे करेंगे अगर कीटोन पॉजिटिव आ रहे हैं, और अगर हम कीटोन को दवाई दे रहे हैं, इंसुलिन दे रहे हैं एक्स्ट्रा। पर अगर नेगेटिव है तो जब तक बच्चा बीमार है तब तक दिन में 2 बार हमें कीटोन चेक करना ही है, या तो यूरिन में या तो खून में। इंसुलिन के डोजेस को एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि बच्चे का खाना पीना बिल्कुल बदल जाएगा, हेवार हो जाएगा। उसके बीमारी की वजह से शुगर के अप एंड डाउन बहुत चेंज हो जाएंगे, तो उस हिसाब से हमें इंसुलिन के डोजेस एडजस्ट करने हैं। जनरली हम लोग बोलते हैं कि बीमारी के टाइम पे बड़े बड़े डोजेस एक साथ में मत दो, छोटे छोटे डोजेस दो, पर फ्रीक्वेंटली दो, बार बार दो। ठीक है, न्यूट्रिशन और हाइड्रेशन दोनों मेंटेन करना बहुत मुश्किल भी हो जाता है बीमारी के दौरान, पर इतना ही जरूरी है। और जो भी बीमारी है उसको उसका हम दवाई करें, और अगर बच्चे का शुगर लो है तो उसको भी हम ट्रीट करें। ये बेसिक हमारे रूल्स हैं, इसको हम और ज्यादा डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे। तो इंसुलिन डोजेज एडजस्ट कैसे करना है? लास्ट 1 हफ्ते में हमारा बच्चा पूरे दिन में जब बीमार नहीं था तो पूरे दिन में कितना डोज ले रहा था, ये एक बार गिनिए, जिसको हम टोटल डेली डोज बोलेंगे। ठीक है, अब ये हमारे लॉग बुक से हमें आराम से मिल जाता है क्योंकि हम लॉग बुक में लिखते हैं कि बच्चे ने किस खाने के लिए कितना डोज दिया। ठीक है, तो जैसे अगर कोई बच्चा एवरेज 20 से 19, 20, 21, 19, 20, 21 ऐसे डोजेस पे ले रहा है तो उसका हम एवरेज 20 यूनिट TDD ले सकते हैं। ठीक है, अब उसमें से ढूंढो कि TDD का 5% कितना होगा, 10% कितना होगा, 20% कितना होगा। मतलब कि अगर किसी बच्चे का 100 यूनिट का रिक्वायरमेंट है तो 5% होगा 5, 10% होगा 10, 20% होगा 20। उसी हिसाब से अगर किसी बच्चे का इंसुलिन रिक्वायरमेंट है 20 यूनिट, तो उसका 5, 10 और 20% ढूंढ लो। जैसे अगर 20 यूनिट का है तो उसका 5% होगा 1 यूनिट, 10% होगा 2 यूनिट्स, 20% होगा 4 यूनिट्स। ठीक है, सो अभी हमें एक तो ग्लूकोज तो देखना है, हमने जैसे दिखा कि हमने 2 चीज चेक करनी है, एक तो ग्लूकोज भी चेक करना है, कीटोन भी चेक करना है। तो अगर हमने ब्लड ग्लूकोज चेक किया अभी, सपोज से फॉर एग्जांपल हमने सुबह 8 बजे चेक किया, हमने देखा कि वो कौन से रेंज में है, लोअर साइड पे है, नॉर्मल रेंज में है, या हायर साइड पे है। अगर नॉर्मल है तो चेक करना चालू रखो, और जब भी बच्चा खाना खा रहा है उसको उसका जो भी दिन का इंसुलिन है, जितना खाना खा रहा है उस हिसाब से इंसुलिन से कवर करते जाओ और चेक करते जाओ, ये इंपॉर्टेंट है। अगर हाई शुगर है तो हमें कीटोन्स चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अब कीटोन नहीं है, कीटोन नहीं है, शुगर हाई साइड पे है, तो हम क्या करेंगे? शुगर हाई है उसको कंट्रोल में लाने के जो भी करेक्शन डोज आएगा हमारा, जैसे हम जब भी निदान होता है हमारे डॉक्टर हमें बताते हैं कि इतना ऊपर, हम आपको स्केल बना के देते हैं कि इतना ऊपर है तो इतना एक्स्ट्रा डोज, इतना ऊपर है तो इतना एक्स्ट्रा डोज, राइट? तो वो जो हमारा करेक्शन है उस हिसाब से, जैसे अगर शुगर 250 है और किसी बच्चे का करेक्शन डोज है से फॉर एग्जाम्पल कि 80 पे 1 यूनिट लगाना है, तो इस बच्चे को मैं 1 यूनिट लगाऊंगी ताकि हमारा शुगर वापस नॉर्मल रेंज में पहुंच जाए। वो शुगर का करेक्शन हुआ। और खाना जो भी ले रहा है बच्चा, तो अगर बच्चा साथ में छोटा कुछ उपमा या दही चावल ऐसा कुछ ले रहा है, तो उसके हिसाब से आपके जो 1 या 2 यूनिट होते हैं वो आएंगे, राइट? अगर कीटोन पॉजिटिव है, तो अगर शुरू शुरू के कीटोन्स है तो 5% एक्स्ट्रा देना है। ठीक है, जैसे अगर वो बच्चा जो 20 यूनिट पे था उसको 1 या 2 यूनिट लगेगा, सॉरी उसको, हाँ 1 यूनिट लगेगा क्योंकि उसका 5 यूनिट % है 1 यूनिट। अगर 3 पे आ रहा है तो 10% एक्स्ट्रा दीजिए, अगर 4 या 5 पे आ रहा है तो 20% एक्स्ट्रा देना है। ठीक है, तो अगर वही 20 यूनिट्स वाला बच्चा अगर बहुत हाई कीटोन्स दिखा रहा है तो उसको हम 4 यूनिट सिर्फ कीटोन के लिए एक्स्ट्रा देंगे, अगर बच्चा कुछ भी नहीं खा रहा है तो भी। ठीक है, हर 1 से 2 घंटे पर ग्लूकोज चेक करिए जब भी कीटोन पॉजिटिव है। शुगर को कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है, जितना आपका ब्लड शुगर कंट्रोल में रहेगा उतना कीटोन्स आने के चांसेस कम रहेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हमने सही से इंसुलिन दे के शुगर को कंट्रोल में रखा है तो लाइकली बॉडी ग्लूकोज को ही यूज करेगा, उसको फैट को तोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना? ठीक है, अगर लो शुगर है तो जो भी लिक्विड्स आप दे रहे हो उसमें थोड़ा सा शुगर ऐड करके दे सकते हो। 70 से नीचे है तो ये बाय डेफिनेशन लो शुगर है, तो इसको हमें प्लेन शुगर से, जो भी आपको बताया गया है बच्चे की उम्र के हिसाब से कि भाई बच्चे का शुगर 70 से नीचे जाता है तो इतना शुगर हमें देना है, वो देना है। वहां से वापस जैसे जहां से इंसुलिन शुगर बढ़ना शुरू होता है वहां पे
इंसुलिन वापस देना है। सो बच्चे का जो उम्र है, हाइड्रेशन कैसे मेंटेन करना है, जैसे अगर बच्चा हमारा है 7 साल का, तो 7 गुना 30 मतलब 210, उतना लिक्विड उसको हर घंटे जाना चाहिए। तो 210 इज रफली 1 ग्लास, है ना। तो उतना लिक्विड बच्चे को हर घंटे जाना चाहिए। देखो ये समझना जरूरी है कि जब बच्चा बीमार होता है तो पानी के निकलने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। ठीक है, एक तो अगर शुगर हाई जा रहा है तो बच्चा बार बार यूरिन कर रहा है, वहां से पानी निकल रहा है। अगर बच्चा उल्टी कर रहा है तो वहां से निकल रहा है। बच्चा दस्त कर रहा है तो वहां से पानी जा रहा है। बच्चा बच्चे को अगर बहुत ज्यादा बुखार है तो चमड़ी में से भी उतना ही वाटर का लॉस होता है। अगर बच्चे को बहुत ज्यादा गले में दर्द हो रहा है तो बच्चा कुछ ले ही नहीं पाएगा। तो इट इज इम्पोर्टेंट कि पानी का ये जो लॉस है ये ना हो, क्योंकि अगर पानी शरीर में कम हो जाता है तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट कारण बन जाता है बच्चे को एडमिट करने के लिए। ठीक है, लिक्विड्स में अगर शुगर कम है तो शुगर ऐड करके दीजिए। अगर सो शुगर 70 से नीचे है तो ये हमारा रफ, ये जो हम बोलते हैं सबको कि 5 साल से नीचे 5 ग्राम, 1 टीस्पून, 5 से 10 ग्राम के बीच में 10 ग्राम, और 10 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों के लिए 15 ग्राम, मतलब 1 टेबल स्पून। ये जो बोल्ट गोलियां आती हैं ग्लूकोविटा की, उसकी 3, 5 या 7 हम दे सकते हैं उम्र के हिसाब से। अगर शुगर हायर साइड पे है तो हम सॉल्टी लिक्विड दे सकते हैं, जैसे पानी, सॉल्टेड नींबू पानी, छाछ, सूप वगैरह। अगर बच्चा नहीं खा रहा है तो प्लीज ऐसा मत करिए कि कुछ तो खा ले करके, अगर हमने जंक फूड दे दिया, आइसक्रीम दे दिया, ऐसा मत करिए। पानी बनाए रखें, लिक्विड्स बनाए रखें। और जैसे न्यूट्रिशियस फूड दे सकते हैं, जैसे अलग अलग दालों के साथ सब्जियां मिक्स करके हम बॉईल करके सूप बना सकते हैं। दही चावल, या गुजरात में हम लोग घेस जैसा एक बनाते हैं जिसमें दही चावल ही होता है पर उसमें थोड़ा सा वघार लगा के करते हैं। खिचड़ी, ये सब चीजें थोड़ी थोड़ी मात्रा में हम देते रहें। बहुत ज्यादा चिंता मत न करें अगर बच्चा इतना नहीं खा पा रहा है तो, क्योंकि जैसे ही बच्चा रिकवर होगा वो बच्चे का स्पीड खाने का थोड़े टाइम के लिए बढ़ ही जाएगा और बच्चा रिकवर कर लेगा। ठीक है, जो भी आप बच्चे की बीमारी है उसके लिए आपके पीडियाट्रिशियन को विजिट करें। ये जरूरी है कि ज्यादातर हम पीडियाट्रिशियन को दिखाएं, बड़ों की डॉक्टर को ना दिखाएं, क्योंकि पीडियाट्रिशियन टाइप 1 डायबिटीज ज्यादा देखते हैं, बड़े लोगों की डॉक्टर टाइप 2 डायबिटीज ज्यादा देखते हैं। राइट। बहुत बार हमें होता है कि सिरप देंगे तो सिरप की वजह से बीमारी, शुगर ज्यादा बढ़ जाएगी बच्चे की, है ना। ये सही हमारा चिंता है, बट ये याद रखिए कि बीमारी का जो खुद स्ट्रेस जो है, तनाव जो है, उससे ज्यादा शुगर्स बढ़ते हैं। सिरप को हम इंसुलिन के डोज के साथ लेने की कोशिश कर सकते हैं, जहाँ शॉट लगना है उसी के साथ हम सिरप देंगे तो उतना इफेक्ट सिरप का नहीं आएगा। राइट। आपके डायबिटीज के डॉक्टर या एजुकेटर को एक बार बता के रखें कि बच्चा बीमार है, हम लोग ये कर रहे हैं, ब्लड ग्लूकोज इतनी रहती है, कीटोन इतनी रहती है, हम ये चीजें कर रहे हैं, ये दवाइयां हमें दी गई है, सो दैट इन केस कंडीशन कुछ बढ़ती है तो वो आपको गाइड कर सकते हैं बच्चे को हॉस्पिटलाइजेशन के लिए भी, और होम होम मॉनिटरिंग के लिए भी आपको गाइड कर सकते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है कि अगर कि अब कौन सी कंडीशंस में हमें अर्जेंटली डॉक्टर के पास जाना है। अगर बच्चा बहुत छोटा है तो, अगर बार बार उल्टियां हो रही है, हमने एक बार दो बार उल्टी हुई, हमने डोज एडजस्टमेंट किया, शुगर को कंट्रोल में लिया, कीटोन को कंट्रोल में लिया, फिर भी बच्चे की उल्टियां बंद नहीं हो रही है, तो ये एक कंडीशन हो सकता है दाखिल करने के लिए। बच्चा बहुत एग्जॉस्ट हो चुका है, प्रॉपर होश में नहीं है, ये सब चीजों की वजह से सांस फूल रही है, पेट में बहुत ज्यादा दुख रहा है, अब आपने कितना भी उसको दे दिया फिर भी शुगर बहुत लो रह रहा है या बहुत हाई रह रहा है, कीटोन्स कंटिन्यूअसली आपके 3 या उससे ज्यादा है, और आपने 2-3 बार करेक्शन दे दिया, पानी वगैरह आप लिक्विड्स वगैरह दे रहे हो, फिर भी कीटोन्स नीचे नहीं आ रहे हैं, और या तो हम घर पे प्रॉपरली अगर मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, कीटोन का चेक करने का हमारे पास नहीं है, या तो प्रॉपर गार्डियन नहीं है, तो भी एक इंडिकेशन बनता है कि हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जो भी आपके क्वेश्चंस वगैरह है वो आप चैट बॉक्स में नीचे डाल सकते हैं, कमेंट्स के सेक्शन में। आप डॉक्टर से डायरेक्टली पूछ सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, और या तो हमें वेबसाइट से भी मैसेज डाल सकते हैं। राइट। पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमें देखना है, और जब भी बच्चा बीमार पड़ता है तो इसको हम वापस रिवाइज कर लेंगे सो दैट हम अच्छे से मैनेज कर पाए। हम बहुत बार बोलते हैं कि जब पहली बार बच्चे को एडमिट करने की जरूरत पड़ी थी, डायबिटीज हुआ था, तब हमें पता नहीं था कि ये सब डायबिटीज की वजह से कीटोन्स आ गए हैं। अब हमें पता है। राइट।
तो अब कीटोन की वजह से बच्चा बीमार पड़े, सॉरी बच्चे को एडमिट करना पड़े, ये नहीं होना चाहिए। राइट, ठीक है। कोशिश करेंगे, क्योंकि जितना भी बार बच्चा बीमार होता है, एडमिशन की जरूरत पड़ती है, वो हर बार उसका स्कूल अफेक्ट होता है, उसका उस पे इमोशनल इफेक्ट आते हैं, आपको फाइनेंशियली इतनी दिक्कत आती है। तो जितना हो सके उतना अगर हम अवॉइड कर पाते हैं तो उतना ही अच्छा है। राइट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।